नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीएसएफ कांस्टेबल और बीएसएफ ट्रेडमैन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए थे। कितने बाग लगवाए थे? 1200 बाग लगवाए थे। इसके राजस्व में भी वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली। तो ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इस संविधान में भारत की तरफ से कौन कौन थे? तो इस संविधान में भारत की तरफ से भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर और मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1941 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी 1945 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। डेट क्या थी इसकी? तो इसकी डेट हो जाती है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रधान बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न बनता है। तो 1935 में 1 अप्रैल। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक पर सरकार का स्वामित्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उच्चतम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1957 में की गई थी और लखनऊ में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में कौन सा कृषि वित्त स्रोत नहीं है? भारत में कौन सा कृषि वित्त स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र के बैंक, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापारिक बैंक जो है भारत के कृषि वित्त स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी गार्डविन अरिस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गार्डविन अरिस्ट जो है वो मानस नदी की उपनदी है। और महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सिहारा के निकट से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका। पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी देवा शरीफ बाराबंकी, ऑप्शन नंबर सी हस्तिनापुर मेरठ, ऑप्शन नंबर डी संग्रेश्वरपुर फैजाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। संग्रेश्वरपुर फैजाबाद विंध्याचल मिर्जापुर में है और देवा शरीफ बाराबंकी में और हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है, जबकि संग्रेश्वरपुर फैजाबाद में ना होकर कहां पर है? वो कौशाम्बी जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रमुख न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रवर समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आरटीजीएस का विस्तृत रूप है? आरटीजीएस
आरटीजीएस का विस्तृत रूप है? ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर सी रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर डी रेगुलर टाइम जनरल सेटलमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है आरटीजीएस का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे? महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन। लंदन से जो है महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब महात्मा गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत वापस आए तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए क्या कहा था, ये भी प्रश्न बनता है। तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ISI द्वारा, ऑप्शन नंबर बी CSO द्वारा, ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी FICCI द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CSO द्वारा भारत राष्ट्रीय लेखा समक जो है एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, पडलिंग का काम है? पडलिंग का काम है। ऑप्शन नंबर ए जल का पाल्कोरेशन करना, ऑप्शन नंबर बी मृदा का पल्वेराइज करना, ऑप्शन नंबर सी खरपतवार मारना, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र को समतल करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का पल्कोरेशन करना पाडलिंग का काम होता है। धान के खेत में रोपाई के पूर्ण जल के पल्कोरेशन को कम करने के लिए पाडलिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विधान पालिका परिषद, ऑप्शन नंबर बी विधान पालिका समिति, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल का कार्यालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधान पालिका परिषद जो है भारत में विधान पालिकाओं में उच्च सदन है। संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध है। राज्य में विधानमंडल या तो एक सदनीय होता है या तो दो सदनीय। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 2 सदनों वाला विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है? लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर डी लॉगिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन जो है वो लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112 से 115 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 222 से 235 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भाग 3 में अनुच्छेद से 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन को जो है मूल अधिकारों की जननी कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में राज्य विधेयक के माध्यम से की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35।